तो हेलो बच्चों, मेरा नाम अनिल कुमार साहू और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। Hello students, my name is Saruk Hussain and today we are going to discuss ANTS FT8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first question, क्वेश्चन नंबर 46। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा है which of the following compounds is wrongly named। कौन सा कंपाउंड का नाम गलत लिखा हुआ है। जैसे आप फर्स्ट वाले में अगर आप चलोगे तो फर्स्ट आपको दिया है CH3 CH2 CH2 देन COO CH2 CH3, राइट। तो आप देखोगे ये क्या है, एस्टर। तो आप एस्टर का नाम कैसे लिखते हो, हमेशा पहले अल्काइल वाला पार्ट नेम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। और ये कितने कार्बन का चेन बन जाएगा, 4 कार्बन का। तो आप नाम क्या लिखोगे, इथाइल ब्यूटानोएट। तो ये हो जाएगा इथाइल ब्यूटानोएट। मतलब ये जो है ये बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, राइट। तो आपसे पूछा है इनकरेक्ट, ध्यान रखें। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में दिया आपके पास CH3 CH3 देन इधर है CH2 एंड इससे जुड़ा हुआ है CH। तो आप बोलोगे इसमें एल्डिहाइड है, प्रायोरिटी इसकी होगी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 3 पे क्या है, मिथाइल। आप बोलोगे 3 पे क्या है, मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4। तो लिखोगे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन और लास्ट में एल्डिहाइड है तो एयर। तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल वही लिखा हुआ है, यानी ये भी बिल्कुल क्या लिखा है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी तो लिखा है CH3 CHOH CH CH3 और इधर लिखा है CH3। तो इसमें अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये बच गया। तो आप लिखोगे 3 पे क्या है, मिथाइल। 3 पे क्या है, मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। लिखेंगे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन और अल्कोहल कितने पे, 2 पे है। तो लिखेंगे 2 पे क्या है, ऑल है। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्या लिखा है यहाँ पर, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल। मतलब यही क्या है, गलत है, यानी यही मेरा आंसर होना चाहिए, है ना। कि इनकरेक्ट पूछा था तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन डी भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे CH3 CH CH3, राइट। C डबल बॉन्ड O है और C2H5 मतलब CH2 CH3 है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन किधर से होगा, इधर से। क्यों, क्योंकि दोनों साइड से कीटोन का पोजीशन सेम है, लेकिन इधर से ब्रांचिंग पहले आ रही है तो इसका फायदा मिल जाएगा। तो आप बोलोगे 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो लिखेंगे पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन और कीटोन है तो क्या लिखेंगे, ओन। कितने पर है, तो आपका 3 पे। तो आप लिखोगे 3 पे क्या है सर, 3 ओन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। तो 2 मिथाइल 3 पेंटानोन। आप 3 पहले लिख दो बाद में लिखो, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। 3 पेंटानोन लिखो या पेंटेन 3 ओन लिखो, दोनों सेम होता है। तो आप बोलोगे ये भी सही है। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन 46 का जो है, ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें सबसे पहला वाला जो आपके पास इधर दिया है pH, राइट। इसमें क्या दिया है, वेज है। तो वेज में आपके पास दिया हुआ है CF3, इधर आपके पास डैश है। डैश में आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। और इधर आपके पास क्या है, OH। देखो ऐसे वेज डैश में जब भी क्वेश्चन दे तो आप कैसे चेक करो, आप चेक करो कि हमेशा जो डैश वाला है, जो डैश वाला है वो कहाँ होना चाहिए, डैश वाला जो है ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, 4th पोजीशन पे। कहाँ होना चाहिए, 4th पोजीशन पे होना चाहिए। अगर 4th पोजीशन पे नहीं है तो पहले 4th पे लाना पड़ेगा, और अगर 4th पे आप लाओगे तो आप एक्सचेंज कराओगे। और आपको पता है कि अगर आप क्या कराते हो, ऑड एक्सचेंज कराते हो तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, और अगर इवन एक्सचेंज कराओगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो R आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट में किया तो S आएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है वेज और डैश में। तो हम लोग इसमें अगर देखेंगे तो इसमें पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, CIP रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे। इसमें कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन। इसमें क्या है, पीएच का मतलब समझ लो, बेंजीन आपके पास। तो आप क्या बोलोगे, सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। फिर किसकी होगी, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ फ्लोरीन है तो इसका सेकेंड हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा और इसका फोर्थ हो जाएगा। रोटेशन कैसे करना है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1 पे जाना है। फोर्थ को क्या करना है, इग्नोर। तो यहाँ से 1 से कहाँ जाएंगे, 2, 2 से कहाँ आएंगे 3, 3 से कहाँ आएंगे 1। कैसा आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, R होगा। सिंपल। उसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले पे देखेंगे। लेकिन जैसे आप सेकंड वाले पे देखोगे आपको एक चीज़ दिखेगी, और वो क्या दिखेगी, आप ध्यान से आप देखो कि यहाँ पर जो H है, H जो है ये H आपको वेज पे दिया हुआ है, यानी हाइड्रोजन 4th ग्रुप है उसमें, क्योंकि सबसे कम एटॉमिक नंबर आपका H ही है तो वो 4th ग्रुप ही है आपके पास। तो ये तो 4th H दे दिया है आपके पास वेज पे, और डैश पे जो है वो आपके पास दे दिया है NH2। इधर आपके पास क्या है, SH, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, COOH, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 4th प्रायोरिटी है ये हाइड्रोजन किसमें, वेज पे। तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डैश पे। तो आप डैश पे लेके आओ तो कितने एक्सचेंज कराएं, एक एक्सचेंज, यानी ऑड एक्सचेंज कराएंगे। ऑड एक्सचेंज कराएंगे तो ध्यान रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये जो है, ये जो वेज वाला था
इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो वेज है ये कौन हो गया आपका NH2, राइट। और ये जो डैश है, ये डैश वाला जो आपके पास हो गया वो कौन हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन। इधर क्या है SH और इधर क्या है आपके पास COOH, राइट। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन आप निकालो, आप नंबरिंग करो। अगर आप नंबरिंग करोगे तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर इसमें नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन है, यहाँ देखो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नाइट्रोजन की। अब यहाँ कार्बन है, आप देखो यहाँ से कार्बन से कौन जुड़ा है, सल्फर, और यहाँ कार्बन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो बताओ ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसमें कार्बन से सल्फर जुड़ा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो बता इसमें रोटेशन कैसे होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है S। लेकिन क्या आपको इसका पूछा है, नहीं, हम लोग को इसका पूछा है। तो बताओ अगर मैंने ऑड एक्सचेंज कराया है तो माने कि जिसका आंसर S आ रहा था, यानी इसका आंसर क्या होगा R। तो बताओ पहले वाले का भी क्या आया R, दूसरे वाले का भी क्या आया R, यानी जिसमें दोनों R होंगे वही ऑप्शन होंगे। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर A जो है आपका 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। 47 का आंसर ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं 48 क्वेश्चन का अगर हम चलते हैं 48 क्वेश्चन में, तो क्या बोल रहा है ये 48 नंबर वाला क्वेश्चन, an ideal gas expands in volume from 1 into 10 to the power minus 3 to 1 into 10 to the power minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 into 10 to the power 5 nanometer square Newton per meter square, then what is the work done। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, पहला सवाल ये है कि अगर वर्क डन पूछा है तो यहाँ से अगर मैं पहला चीज़ देखो 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये किसका सवाल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का। अच्छा, और क्या कांस्टेंट प्रेशर है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो वहाँ पर आपका क्या आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल के लिए आपका जो वर्क डन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल के लिए, आप आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो आपका वर्क डन है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला आपका हो गया माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूँ आपको माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, तो पी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया हुआ है, माइनस ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा वी यानी कि V2 माइनस V1, डेल्टा वी यानी कि V2 माइनस V1। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और आपका इनिशियल वॉल्यूम था 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 10 टू द पावर -2 को जब आप माइनस करोगे 10 टू द पावर -3 से, तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, माइनस 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका -1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 - 1, अगर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 10 - 1, तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या बन गया, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, ये हो जाएगा माइनस, ये 10 टू द पावर 5 को अगर 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन मीटर टू द पावर -2 मीटर टू द पावर क्यूब, तो ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -900 न्यूटन एंड मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर। अच्छा, आपको ऑप्शन लेकिन दिया हुआ है किलो जूल एंड जूल में, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 1 जूल होता है वो आपका 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कितना हो गया, -900 जूल। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 48 नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि 0.4 मोल्स ऑफ HCl एंड 0.2 मोल्स ऑफ CaCl2 वेर डिजॉल्व इन वाटर। मतलब हमको क्या करना है, वाटर में दोनों को डिजॉल्व करना है, दोनों को मिक्स करना है, टू हैव 500 ml सॉल्यूशन, यानी कि दोनों का हम मिक्स करके ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम को हमको कितना बनाना है, 500 ml। देन व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ Cl- आयन। ठीक है, तो हमारा मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको अगर मोलारिटी चाहिए तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर वॉल्यूम आपका क्या आ जाएगा, ml में आएगा, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पर होता है कि मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 कब करना है, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको किसके बारे में पूछा है, Cl माइनस क्लोराइड आयन के बारे में पूछा है। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, क्लोराइड आयन आपको दोनों से मिलेगा, HCl से भी मिलेगा, CaCl2 से भी मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये 0.4 मोल्स है, तो यानी कि HCl से यहाँ पर आपका HCl के तरफ से ये 0.4 मोल्स मिलेगा। और 1 HCl, एक मॉलिक्यूल का अगर मैं HCl ले लूँ तो वहाँ पे आपको एक ही Cl माइनस मिलता है, तो 0.4 इंटू 1 प्लस, अच्छा CaCl2 का मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.2 मोल्स, लेकिन एक CaCl2 आपको 2 क्लोराइड आयन देता है, तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है आपका कितना 500 ml, तो ml में दिया हुआ है, तो इनटू आपका क्या हो जाएगा 1000। समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज़ है। तो यानी कि ये जो हो गया ये आपको मिला है HCl की तरफ से क्लोराइड आयन, और ये जो हो गया ये आपको मिला है CaCl2 से। तो यानी कि ओवरऑल आपका मोल्स कितना हो गया 0.4 इंटू 1 यानी कि 0.4, ये भी हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000, यानी कि ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 2 यानी कि 1.6 मोलार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका 49 का ऑप्शन हो गया क्या, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है कि वो कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको देखो एक चीज ध्यान रखना, जितना आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगा, नेगेटिव, क्योंकि आप जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा कि नहीं, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर मैं अगर बताऊं मतलब जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो आपका अलोंग द पीरियड, वो आपका अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड वो आपका इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ साइज भी घटता है। तो साइज जब घटेगा तो न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इजीली एक्सेप्ट करेगा और तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में आएगा, ये आपका नेगेटिव में आना चाहिए, क्लियर। तो आपका क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपके पास 3 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ये जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट आपका ग्रुप 17 का है और ये एलिमेंट आपका ग्रुप 16 का है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। उसी के साथ साथ आपका डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपका क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, और ऑब्वियसली बात है लास्ट को आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इस केस में ये जो फ्लोरीन है इसका बहुत ही छोटा सा साइज होता है, बहुत ही छोटा सा साइज होता है, और इसी छोटे साइज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसीलिए क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, देन आपका ऑक्सीजन। तो यानी कि इस सवाल का आंसर अगर मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप क्वेश्चन नंबर 51 में देखोगे तो आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए
स्टेबिलिटी का कंपैरिजन का, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम हो जाए तो फिर क्या आप देखो, चार्ज, किसी एक पे चार्ज है, कोई न्यूट्रल है, तो हमेशा न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, चार्ज की कम होगी। अगर दोनों पे ही चार्ज है तो फिर क्या देखो, आप ऑक्टेट देखो पहले कि किसमें नंबर ऑफ ऑक्टेट्स एटम के ज़्यादा कंप्लीट है। अगर वो भी सेम हो जाए तो देखो चार्ज कौन से एटम पे है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर उस पर ज़्यादा है तो उस पर पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर ये भी सेम हो जाए तब देखते हैं चार्ज का सेपरेशन। सेम चार्जेस क्लोज टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस जो होंगे आपके पास, सेम चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, रिपल्सन करेंगे ना वो, तो वो क्या होने चाहिए, दूर रहने चाहिए। और जो अपोजिट चार्जेस हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन, तो वो पास होने चाहिए, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये पूरा पैटर्न होता है चेक करने का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबिलिटी किसकी होगी बताओ, 1 की, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। दूसरी चीज़, और जिस ऑर्डर में बताया उसी ऑर्डर में आपको चेक करना है। दूसरी चीज़, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे पाई बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट भी सेम है ना। ऑक्टेट भी कैसे आपके पास सेम, कि एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दोनों में। अब दूसरी चीज़ क्या है सर, अब क्या देखें, अब देखेंगे हम लोग कि आपके पास चार्ज कौन से एटम पे है। तो बता, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव। बता, क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे जिस पे है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बोलोगे 1 के बाद कौन आएगा, 2, और 2 के बाद कौन आएगा, 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या हो जाएगा सर, 51 का ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा है कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग ये करके चेक कर लेते हैं। आपके पास एक दिया है CH3Cl और एक दिया है CH3CH2Cl, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों में से SN2 किसका फास्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोलोगे, जिसमें बल्कीनेस कम होगी। तो ये दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन बताओ इसमें क्या है, एक बल्कि ग्रुप लगा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसका SN2 फास्ट होगा। यानी ये बिल्कुल क्या दिया हुआ है आपका, सही दिया हुआ है। यानी पहला वाला जो है आपका वही करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो आंसर तो यही हो गया। लेकिन अगर हम लोग बाकी भी देखें कि इसमें अगर आपसे पूछा गया है, ये Cl है और CH2Cl, राइट। इसमें आपसे पूछा है SN1 का ऑर्डर क्या होगा। चलो हम लोग देखते हैं क्या होगा। बताओ, यहाँ से Cl निकालेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, इसमें फिनाइल पे कार्बोकेटाइन आएगा और इसमें बेंजाइल पे कार्बोकेटाइन आएगा। तो बताओ इसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसका रेट ऑफ SN1 क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो ऑर्डर क्या दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, मतलब गलत दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर सही नहीं, राइट। उसी तरीके से अगर आप सी में भी देखोगे तो सी में क्या होगा, बताओ, SN1 पूछा है ना फिर से, तो CH2Cl है, तो अगर मैं Cl निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, CH2+, और नीचे कौन है, NO2। अब बगल वाले में भी क्या है आपके पास, CH2Cl था, तो अगर Cl निकल गया तो CH2+। अब बताओ ये कैसा ग्रुप है, -M। ये तो और क्या करेगा, इसके चार्ज को और बढ़ाएगा, क्योंकि ये विड्रॉइंग है। तो क्या बोलोगे, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे कंपैरिजन में, तो इसकी SN1 की जो रेट है ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा दिया हुआ है, यानी ये भी क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, राइट। लास्ट वाले में सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है SN2 का ऑर्डर, क्या पूछा है, SN2 का ऑर्डर पूछा है। तो SN2 में फिर वही तरीका है, आप डिग्री से चेक कर सकते हो। यहाँ पे Cl है, यहाँ पर क्या है, CH3 है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, CH2Cl है, और यहाँ क्या है, NO2 है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन, किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस में जाएगा। और रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाएगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, PD कैरेक्टर आ जाएगा, तो बताओ क्या ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं होगा। बताओ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, फिर दूसरे वाले में। किस में होगा, दूसरे वाले में। लेकिन किस में दिया हुआ है, पहले वाले में। तो क्या होगा, ये भी क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। यही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी, क्योंकि ये लोन पेयर किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो ना तो इसमें SN1 होता है, ना तो SN2 होता है, तो इसका रेट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही एक रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नहीं, ये भी एक रीजन है कि फिनाइल कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ये फॉर्म नहीं कर सकता, है ना, कि आप ये SN1 मैकेनिज्म से इसको नहीं बना सकते, और SN2 से बनाना पॉसिबल है ही नहीं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर आपका 52 का आंसर जो है वो ए निकल के आ जाएगा। क्यों ए निकल के क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए ही है ऐसा जो आपका करेक्ट है, बाकी सारे क्या है, इनकरेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, पहले हम समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर ऑफ NaOH। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। ये क्या बोल रहा है कि हमको कितना ग्राम ऑफ NaOH चाहिए ताकि हमको क्या कर सके, हम 250 ml का एक सॉल्यूशन बनाए जिसका मोलारिटी क्या होगा, 2 मोलर। अच्छा, हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन इस बार यहाँ पर ml में दिया है, तो वही अगर आपको ml में दिया हुआ है तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा। लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली मोलार मास से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मास आ जाएगा ग्राम में। तो यानी कि क्वेश्चन में देखो मोलारिटी दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 2 मोलर, मोलारिटी दिया हुआ है 2 मोलर, नंबर ऑफ मोल्स का लेट मान लेते हैं x। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है और इंटू 1000। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो x हो जाएगा आपका क्या, ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 4, यानी कि तुम्हारा आ गया 2/4, यानी कि 0.5 मोल्स। ये आ गया आपका मोल्स में। तो मास ऑफ NaOH, तो मास ऑफ NaOH, तो मास कैसे निकालेंगे, मास हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लेते हैं हमने 0.5 मोल्स, और मोलार मास आपका NaOH का, मोलार मास NaOH का कितना होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 19, 29 प्लस हाइड्रोजन का सॉरी सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, 39, हाइड्रोजन का 1, 40, तो इंटू 40 यानी कि आपका हो गया 20 ग्राम। ठीक है, तो 20 ग्राम हो गया, तो आपका ऑप्शन हो गया सी, आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ। ठीक है, तो आपको दिया है व्हिच ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो चारों ऑक्सो एसिड दिया हुआ है फास्फोरस का, इनमें से आप में किस कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है फॉर्मूला में। तो आपको बेसिकली पहला तो ये चीज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे पहला वाला चीज है आपका पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर मैं आपको बोलूं पायरोफॉस्फोरस एसिड के बारे में, इसका फॉर्मूला होता है आपका H4P2O5। देखो पायरो जहां पे अगर जनरली लगा होता है तो वहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको पता है कि फॉस्फोरस एसिड आपका होता है फॉस्फोरस एसिड H3PO4, तो उसमें क्या करना है, इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल को मिलाकर, जो भी पायरो जहां पे लगा होगा इसका वही फॉस्फोरस एसिड का 2 मॉलिक्यूल लो, उनमें से आपको वाटर रिमूव कर देना है। पायरो हीट होगा तो वाटर रिमूवल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल ये फॉर्मूला बन जाएगा H4P2O5। ठीक है, तो उसी तरह अगर यहां पर मैं नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O6। ठीक है, उसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड वही सेम चीज, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला था हमारा क्या, H3PO4। तो यानी कि इसको आप डबल करो, H3PO4 का ट्वाइस ले लो और उसमें से आपको वाटर रिमूव कर देना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-6 हो जाएगा, यानी कि H4 और फिर आपका P2O7, यानी कि ये हो गया H4P2O7। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसमें, इस कंपाउंड में आपका 5 ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में आपका 6 ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में आपका 4 ऑक्सीजन है और इस कंपाउंड में आपका 7 ऑक्सीजन है। तो एक कंपाउंड, एक ही मॉलिक्यूल में 7 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो सिंपली बात है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसी का ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे आपका कंपाउंड है, सारे के सारे आपका मॉलिक्यूल्स है। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 55 का पहला ऑप्शन बताऊं, पहला ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ H2। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालने का तरीका है आपका, मोल्स निकालने का तरीका है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है आपका 8 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, तो यानी कि इसका कितना मोल्स आ गया, 4 मोल्स आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन बी का बताऊं, ऑप्शन बी का अगर मैं बताऊं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बी का बताऊं, ऑप्शन बी है आपका 64 ग्राम ऑफ SO2।
तो सेम तरीका, गिवन मास है 64 ग्राम, मोलार मास सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 2 32 हो गया 64 ग्राम। तो ये आपका भी कितना आ गया 1 मोल्स। अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 गिवन मास है आपका सेम चीज 44 ग्राम, मोलार मास कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 32, तो ये भी आ गया 44 ग्राम, तो ये भी 1 मोल्स बन गया। उसी तरह ऑप्शन डी में आपको ओजोन दिया हुआ है, यानी कि 48 ग्राम ऑफ O3, यानी कि गिवन मास है 48 ग्राम, ऑक्सीजन 3 है, तो ये 16 इंटू 3 48 ग्राम। अच्छा ये भी आ गया तुम्हारा 1 मोल, ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, और ये आपका था 4 मोल। तो बताओ कौन सा वाला हो जाएगा, कौन सा वाला ज़्यादा है, 4 मोल है। अच्छा 1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें आ जाएगा 4 Na मॉलिक्यूल्स, इसमें आ जाएगा Na मॉलिक्यूल्स, इसमें आ जाएगा Na मॉलिक्यूल्स, इसमें आ जाएगा भी Na मॉलिक्यूल्स। तो कौन सा हो जाएगा आंसर 4 Na। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 56। अगर आप क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम हाइब्रिडाइजेशन, पूछा है किसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, राइट। तो हम लोग लगाएंगे ClO4 माइनस है और यहाँ पे क्या है ClO2 माइनस, राइट। बताओ फॉर्मूला क्या था, आपको सिखाया है, बहुत बार मैंने बता चुका है, V + M + A - C डिवाइडेड बाय यही होगा। ये क्या होगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ए क्या है चार्ज ऑन एनायन और सी क्या है चार्ज ऑन कैटायन, है ना। तो आप क्या बोलोगे क्लोरीन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है बाइवैलेंट होता है, तो 7 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया, तो 7 + 1/2 वैल्यू कितनी आई 4, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा, ठीक। इसमें अगर आप आओगे इसका निकालो क्या हो जाएगा 7 + 1/2 इसका भी, तो वैल्यू कितनी आई फिर से 4, हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3। बताओ दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर, बताओ दोनों का ही हाइब्रिडेशन क्या है सेम है, तो यानी इसका आंसर भी क्या होगा ए हो जाएगा। तो आंसर तो यहीं से मिल चुका है, लेकिन मैं बाकी भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास है SF4, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम 6 + 6/2 वैल्यू 6, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बताओ sp3d2, क्या हो जाएगा sp3d2। जबकि आप CCl4 का आपको तो पता ही है, ये क्या हो जाएगा 4 + 4/2, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी 4 का क्या हो जाएगा sp, राइट। ये दोनों को क्या है अलग अलग है। वही तरह से BF3 और NF3 में अगर आप चेक करोगे तो आप क्या बोलोगे बताओ, ये हो जाएगा 3 + 3/2 वैल्यू क्या आएगी 3 की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। इसमें क्या आ जाएगा बताओ 5 + 3/2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3। बताओ सेम है क्या, नहीं अलग अलग है। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आप देखोगे CO2 एंड SO2 में, तो आप क्या बोलोगे 4 + 4/2, क्योंकि ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है, तो वैल्यू कितनी है 2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। वही तरीके से इसमें आओगे आप तो 6/2 वैल्यू कितनी है 3, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास ए आंसर आ रहा है, इसलिए 56 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा ए निकल के आ जाएगा। तो ये तो बाकी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आप तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है 7 + 8 4 होगा, 4 हाइब्रिडेशन sp3, आंसर वहीं से खत्म हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 अगर आप देखोगे तो दिया है PSC CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें क्या डाल दिया क्लोरीन वाटर Cl2H2, तो क्या होगा आंसर बताओ। ये क्या बनाएगा सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना इसमें, तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा तो CH2 से कौन जुड़ जाएगा बताओ, इस पर कौन अटैक करेगा, यहाँ कौन आएगा OH और इस पर कौन रह जाएगा बताओ Cl। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर मैच करेंगे कैसे होगा वो समझ लो ना, इसमें 2 पार्ट है, यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और ये जो है ये क्या आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या बनाएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा और फिर वाटर अटैक करेगा। तो वाटर अटैक कहाँ करेगा, जिस पे डेल पॉजिटिव क्या होगा थोड़ा स्टेबल होगा, जिस पे डेल पॉजिटिव स्टेबल किस पे 3 डिग्री पे, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ कौन आ जाएगा Cl। तो यहाँ क्या होगा आपका OH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा Cl। हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं किसमें है PHCH3 COH, PHCH3 COH और CH2 पे क्या है Cl। तो यही ऑप्शन अपने को मैच कर रहा है, बाकी और तो कोई है नहीं अपने पास, है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है 57 का सही आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सवाल क्या पूछा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, यानी कि आपको पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से,
ठीक है। तो पाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ICRT। आई क्या होता है, वेंटर फैक्टर, सी होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी जो भी होगा, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है आपका टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na प्लस Cl माइनस। अच्छा आई क्या होता है, वेंटर फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। यानी कि पहले आपका एक पार्टिकल्स था, अब ये कितना पार्टिकल्स बन गया, 2। तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका आई के वैल्यू में आपने पुट कर दिए क्या, 2 पुट कर दिए। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर। अच्छा आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आपका आपका एटीएम प्रेशर में दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग क्या, आर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या, यहाँ पर हम आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.0821। ठीक है, या फिर आप आसानी से लिए कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 1/12 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेचर आपको दिया हुआ है क्या, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको आपको लेना है 300 केल्विन, सेल्सियस में नहीं, आपको केल्विन में लेना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा क्या, 300 × 2 600 × 0.1, यानी कि यह आ जाएगा आपका 4.92 ATM। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 6th ऑर्बिट। अच्छा एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, NH/2π। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, NH/2π। अच्छा ये ऑर्बिट के बारे में पूछा है ना, तो ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है NH/2π, ऑर्बिटल का अलग सा फॉर्मूला होता है। तो यानी कि L = NH/2π। अच्छा n का वैल्यू क्या है, इस बहुत ही आसान सवाल है, n का वैल्यू 6th ऑर्बिट है 6, तो 6h/2π यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3h/π। तो 3h/π यानी कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। क्लियर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो यहां पर क्या बोल रहा है, इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इज 7.5 × 10⁻⁴। यानी कि तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का कितना दिया हुआ है, 7.5 × 10⁻⁴ एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि K इक्विलिब्रियम दे दिया है तुमको 1.5, और क्या पूछा है, एंड द इक्विलिब्रियम सो द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। इतने आसान सवाल, क्या ये बहुत ही आसान सवाल है, कैसे बनाओगे, केफ आपका क्या हो जाएगा, इसको हमको केफ निकालना है। तो आपको पता है जो K इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को बैकवर्ड रिएक्शन से डिवाइड करो, फॉरवर्ड रिएक्शन का कितना हमको निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन का आपको दिया हुआ है 7.5 × 10⁻⁴। इसको जब आप ये करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका K इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है 1.5। इसको इस साइड लाके मल्टीप्लाई करो, 7.5 × 10⁻⁴ = x। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 7.5 × 1.5, हाँ यह आ जाएगा तुम्हारा 11.25 × 10⁻⁴। ठीक है, या फिर इसको अगर हम साइंटिफिक हिसाब से लिखेंगे 1.125 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 61। तो अगर क्वेश्चन नंबर 61 में अगर आप देखोगे तो आपसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है कि ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, जो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, बट डज नॉट डोनेट विड्रॉ बाय रेजोनेंस, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। तो बताओ इसमें लोन पेयर है, +m शो कर सकता है, NO2 है -m शो कर सकता है। यहाँ पर लेकिन क्या शो कर सकता है, बताओ यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माने +i लगाएगा और तो कुछ लगा नहीं सकता। तो जो आपका A है उसका आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि A जो है इसका आंसर R आ जाएगा। ठीक, दूसरा आपके पास देखो, ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन
डोनेट क्या विड्रॉ नहीं कर रहा है, रेजोनेंस से। तो बताओ इन दोनों में तो रेजोनेंस, तो बचा कौन, NH3+। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, माइनस आई लगा सकता है, इसमें कोई भी रेजोनेंस होगा नहीं यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, जो आपके पास बी है उसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो जो बी है इसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो बी का आंसर S हो गया। अब बोल रहा है ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और डोनेट कर रहा है रेजोनेंस से। तो डोनेट कौन करेगा रेजोनेंस से, इस पे लोन पेयर है, प्लस M लगाता है, तो रेजोनेंस से डोनेट करेगा और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, तो P हो जाएगा। तो बताओ C का जो है वो क्या हो जाएगा, C का जो है वो P हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव से, फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और लेकिन विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस से भी। तो रेजोनेंस से कौन विड्रॉ कर सकता है, NO2। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका D है, D से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा AR, यानी कि RSPQ ढूंढना है आपको। तो RSPQ पहले वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है एनिलीन, और इसमें दिया है NaNO2 HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या करा रहा है, डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, N2+ और Cl-, राइट, हो जाएगा। अब इसमें क्या डाला है, यहाँ से डाला है PHN और उस पर 2 CH3, राइट। अब बताओ अब क्या होगा रिएक्शन में। तो इसका रिएक्शन ये क्या है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन है ना, डाइज वाला रिएक्शन है। इसमें क्या सीखा है हम लोगों ने सीखा है कि यहाँ पर N2+ कैसा है, इस तरीके से N=N है ना, और इस पर क्या है, पॉजिटिव है। ये ऐसा इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, दूसरे वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास है ये क्या है, PH ये बना दिया, N है, CH3 है और CH3 है, ये कैसा है, डोनर ग्रुप है। ये क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये क्या होगा, पैरा एक्टिवेटिंग है, ये इस पर आके इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा बताओ, N=N सिंगल बॉन्ड बेंजीन, और इस पर कौन जुड़ा हुआ है, N CH3 और CH3। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, ये आंसर ढूंढना है। ये किसमें दिया हुआ है, जिसमें NCH3CH3 हो और फिर N=N बेंजीन हो, NCH3CH3 हो और N=N बेंजीन हो। तो ये आपके पास D हो जाएगा। तो आपके पास 62 का आंसर जो है, ये करेक्ट आंसर आपका D निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन K का वैल्यू दे दिया, यानी कि आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आपको दे दिया है 1 मोल, देन 1 मोल पर लीटर, देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, K का वैल्यू भी दे दिया है, और आपको पूछा है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट के बाद क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला चेक करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, A = A0 - KT, A = A0 - KT। यहाँ पर A क्या है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या A0 होता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और K होता है आपका रेट कांस्टेंट, और T होता है आपका टाइम। T क्या होता है, टाइम। तो यानी कि आपको अगर A निकालना है तो आपका A0 कितना दिया हुआ है, A0 दिया हुआ है 1 मोल, माइनस K का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁻³ अच्छा, यूनिट आपको यूनिट ध्यान रखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर जो यूनिट है आपका सेकंड में हिसाब से, सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है। तो T आपका जो है, जो टाइम जो 10 मिनट दिया हुआ है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 10 मिनट आपका हो जाएगा 600 सेकंड। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया आपका 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा आपका 0.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 0.6, यानी कि ये आपका फाइनली आंसर क्या बन गया, 0.4 मोल पर लीटर। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। अच्छा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां पर सारे के सारे ऑल द लिगेंड्स आर सेम, सारे के सारे लिगेंड्स सेम होना चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन का देखोगे H2PtCl6, इसमें भी आपका सारे के सारे लिगेंड्स कौन है, क्लोरीन है, तो ये भी आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ऑप्शन बी भी अगर मैं बोलूं K4FeCN का होल 6, यहाँ पर आपका साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी आपका सारे के सारे सेम है, 6 के 6 साइनाइड है। अच्छा, और सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया है, NiCO का होल 4, यानी कि कार्बोनिल, चारों के चारों कार्बोनिल है, तो ये भी आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा,
इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। सारे के सारे आपका क्या हो जाएंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन, आपको एक गिवन रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 30 किलो जूल, यानी कि 30 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, और आपको डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.07 इंटू 10⁻³ जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको दोनों डाटा दिया हुआ है, और पूछा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा इनमें से जिसमें आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मतलब बाकी कौन सा टेम्परेचर में आपका स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा टेम्परेचर में आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। आपको पूछा है कि कौन सा वाला टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो आपको पता है ये जो फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, हमको देखना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अच्छा रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा तो उसके लिए डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए? अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हुआ तो रिएक्शन आपका होता है स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन आपका क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो तभी जाके रिएक्शन होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। आपका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, आपका रिएक्शन हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी लेस देन 0 में स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 में नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन डेल्टा जी अगर इक्वल टू 0 होता है तो रिएक्शन आपका आ जाता है इक्विलिब्रियम। आपका रिएक्शन क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। तो एक चीज बताओ, देखो आपका, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, हमको रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस करने के लिए आपका डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है, ध्यान से समझो, डेल्टा जी आपका यहाँ पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाकर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, तो ये पॉजिटिव होने के लिए आपको देखो ये सवाल में ये डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन में 30 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल दिया हुआ है, तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव आ गया। डेल्टा एस ये वाला टर्म भी आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, और टेम्परेचर आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये जो टर्म है माइनस टी डेल्टा एस, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये हो जा रहा है नेगेटिव, हो रहा है कि नहीं? ये डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, क्या होगा? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कंपटीशन में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव वाला टर्म डोमिनेट किया नेगेटिव वाला टर्म में से तो ये डेल्टा जी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर ये वाला टर्म डोमिनेट कर लिया यानी कि नेगेटिव में ज्यादा हो गया तो ओवरऑल ये नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि हमको करना नहीं है। तो हमारा क्या है, ये वाला टर्म ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू ये वाला टर्म, क्योंकि नेगेटिव कम होना चाहिए डेल्टा एस से, नेगेटिव कम होना चाहिए, डेल्टा एस तुम्हारा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यानी कि हमको यहाँ पर टेम्परेचर कम रखना चाहिए, हमको यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। तो टेम्परेचर कम रखना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, एक तो सिंपल सवाल आप डायरेक्टली ऑप्शन डी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पहले हम क्या करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ले आते हैं। क्यों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ले आएंगे? क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम ले आएंगे, कौन सा वाला टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो यानी कि अगर उस टेम्परेचर में अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो उसका ज़्यादा टेम्परेचर में वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसका ज़्यादा टेम्परेचर में आपका ये वाला क्या होगा? ज़्यादा नेगेटिव में आएगा, तो ज़्यादा नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे वाला जो भी टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर में आपका वो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच लगा रहे हैं, तो ये तो आपका हो गया 0 इक्विलिब्रियम में, तो यानी कि 0 इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यानी कि डेल्टा एच जो हो जाएगा वो आपका टी डेल्टा एस, और यानी कि जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। यहाँ से आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता चलेगा। तो यानी कि टेम्परेचर हो गया, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? 30 इंटू 10⁻³, डेल्टा एस दिया हुआ है आपका 0.07 इंटू 10⁻³, इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.7, अच्छा 0.07, 30 डिवाइडेड बाय 0.07। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये आएगा आपका 429.5 केल्विन।
इसको जब आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली 430 429.5 इसी अराउंड आएगा, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर आ गया, यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में आपका ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पर अभी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो रिएक्शन आपका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। इसी टेम्परेचर से नीचे रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पर इसका सवाल का आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या बन जाएगा, डी, यानी कि 400 केल्विन। क्योंकि बाकी ये टेम्परेचर से आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, इस टेम्परेचर के ऊपर 475 केल्विन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, 857 केल्विन में रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पर गलत हुआ है। ये जो टेम्परेचर इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 428.5 केल्विन, ठीक है। यानी कि ये 429.5 केल्विन में भी तुम्हारा रिएक्शन क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये टेम्परेचर आपका इक्विलिब्रियम है। तो इससे जो लोअर टेम्परेचर होगा ये उसमें आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इससे जो हायर टेम्परेचर होगा, इससे जो लोअर टेम्परेचर होगा इससे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। इससे हायर टेम्परेचर में रिएक्शन तुम्हारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आपको बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, 400 केल्विन। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द पेयर इन विच द बोथ द स्पीसीज हैव सीसॉ शेप, दोनों में सीसॉ शेप होना चाहिए। तो अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। जैसे एक है XeO2F2 और एक है SiF4, राइट। तो आप क्या बोलोगे, XeO2F2 सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, उसके बाद ही हाइब्रिडेशन ही सेम नहीं है तो सीसॉ होगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। तो आप क्या बोलोगे, XeO2F2 का क्या हो जाएगा सर, 8+2/2, वैल्यू कितनी आएगी 5। 5 की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। 5 की हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d। इसका बताओ, इसका कितना हो जाएगा, 4+4/2, वैल्यू कितनी आएगी 4, हाइब्रिडेशन क्या है sp3। जब यही सेम नहीं है तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, यानी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है आपके पास XeO2F2 और क्या है IO2F2 और माइनस। तो यहाँ से जेनन कितना होगा 8, और ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है, डाइवेलेंट है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोनोवेलेंट। तो 8+2/2, वैल्यू कितनी आई 5। 5 में क्या हो जाएगा बताओ, हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3d2, है ना। इसमें भी क्या होगा 7+2+1 डिवाइड बाई 2, 1 कहाँ से आया, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई 5। दोनों में 5 है, sp3d2 होगा। मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4 हैं एटम्स, सेंट्रल एटम को छोड़ के, तो 4 क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर, राइट। और एक क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा आपके पास लोन पेयर, है कि नहीं। टोटल वैल्यू 5 था। सेम इसमें भी 4 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4, और लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, बताओ बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, क्या मिलेगा सीसॉ। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास सीसॉ, और यहाँ भी क्या आएगा आपके पास सीसॉ। तो दोनों ही क्या आएंगे सीसॉ। तो आंसर आपका यहीं से निकल गया। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। लेकिन आप बाकी चेक करना चाहो तो बाकी भी इसी तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर यहाँ से बी आ गया है। तो मैं बाकी नहीं बता रहा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कैसे करने हैं, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब बाकी चेक कर लो, आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो 66 का आंसर जो है आपके पास बी निकल के आ गया अपना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 ने आपसे पूछा है कि लेसाइन टेस्ट सोन बाय सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो लेसाइन टेस्ट किसमें शो करता है, आपको याद रहना चाहिए कि नाइट्रोजन में, सल्फर में, और किसमें शो करेगा सर, फास्फोरस में। अगर हेलोजन होता तो हेलोजन में भी करता, लेकिन हेलोजन ऑप्शन में नहीं है। तो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ऑप्शन नंबर ए है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के यहाँ से आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ केसी। आपको केसी का 2 टेम्परेचर में आपको वैल्यू दे दिया है, यानी कि आपको 400 केल्विन में केसी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻5 केसी का वैल्यू, और 500 केल्विन में आपको केसी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻²। यानी कि यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तब आपका केसी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी कि केसी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये कब होता है, टेम्परेचर बढ़ने से केसी का वैल्यू क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आप वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो उतना ही आपका केसी का वैल्यू बढ़ रहा है। आपको पता होगा आपका जो केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर का डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि आपका रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड में जा रहा है। आप जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना ही रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में जा रहा है। उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगा, देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई रिलेशन नहीं, कांस्टेंट ही रहता है। अच्छा, बाकी जो दोनों ऑप्शन दिया है, एनर्जी ऑब्जर्व, एनर्जी रिलीज, देखो
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बेसिकली उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है टेम्परेचर, तो आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तभी तो उसका रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला, इथिलीन डाइयामीन टेट्राएसीटेट EDTA आयन एच क्या होता है। अच्छा, EDTA आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये कार्बन, ये होता है आपका क्या, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये आपका आ गया CH2, ये फिर नाइट्रोजन। ठीक है, NH2 CH2 CH2 NH2 आपका होता है इथिलीन डाइयामीन। ठीक है, इसमें जो दो हाइड्रोजन हटाकर यहाँ पर ये बना दो CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, यहाँ पर CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कंपाउंड होता है ये एक हेक्साडेंटेड आयन होता है, ये एक हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। तो अगर हेक्साडेंटल लिगेंड हो गया, कैसे हेक्साडेंटल लिगेंड हुआ, तो देखो अगर मैं इसका आपको क्या डोनेशन लोन पेयर दिखाऊं, देखो ये नाइट्रोजन आपका लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये एक डोनेशन पेयर होता है, डोनेट करता है, ये भी एक डोनेट करता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ से एक डोनेट होगा, यहाँ से एक डोनेट होगा, यहाँ से एक डोनेट होगा, यहाँ से एक डोनेट होगा। समझ में आया ये वाला चीज़ है। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेक्साडेंटल लिगेंड्स विद 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। अगर क्वेश्चन नंबर 71 की आप बात करोगे तो आपसे पूछा है मैच द कॉलम, जैसे आपको दिया हुआ है एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, फिनॉल है, और टाइप ऑफ नेम रिएक्शन लिखा हुआ है ना। तो आप देखोगे जरा यहाँ पर क्या है, एल्कोहल है। अब इधर देख लेते हैं क्या क्या है, एल्डोल है, हेलोफॉर्म है, राइमोटाइमन है, कैनिजारो। ठीक है, हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अगर बीटा हाइड्रोजन 3 होते हैं एल्कोहल में 3 डिग्री को छोड़ के, तो आप क्या बोलोगे कि वहाँ पर क्या हो सकता है सर, हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, इसका मतलब ए का जो है वो क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया। अब दूसरा जो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है। अब ऐसा एल्डिहाइड है जो आपके पास क्या है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और ये वाला जो ऐसा एल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देगा बताओ, वो देगा कैनिजारो रिएक्शन। तो बी जो है वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन, तो बी का जो है वो पी आ जाएगा, है कि नहीं। और सी जो है इसमें आपके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन सा रिएक्शन दे सकता है, ये आपका सर कैनिजारो दे सकता है। तो आप बोलोगे सी जो है ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बताओ फिनॉल, फिनॉल कौन देगा, राइमोटाइमन रिएक्शन, फिनॉल से किसमें बदल जाएगा, राइमोटाइमन रिएक्शन करोगे सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे डी जो है उसका डी का आंसर आर हो जाएगा। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, QPSR, QPSR, QPSR। डी में हम लोग को मिल रहा है, तो 71 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर अपना निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे ट्रीटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछा ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्वस एनिवेज बेंजोइल क्लोराइड गिव्स बेंजोइल अल्कोहल। तो अगर आपके पास क्या है, CH2Cl है, इसमें आपने क्या डाला, एनिवेज एक्वस, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, है कि नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, SN1 या SN2 से करा सकते हो। अब स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोलता है, बोलता है एक्वस मीडियम जो इसमें है ये प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्वस मीडियम जो है, वाटर जो है वो कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अगर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो किसको प्रमोट करेगा, SN1 को, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा होगा, इसलिए ये कार्बोकेटायन को फेवर करेगा। इस वजह से यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो SN1 को ज़्यादा फेवर करेगा, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो आप बोलोगे कि अच्छा स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बनेगा ही बनेगा। और क्यों बन रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा एक्वस मीडियम की वजह से, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो क्या है आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये प्रमोट करेगा SN1 को। इस वजह से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH 250 ओम। आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, आपको क्या किया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, कितना दे दिया है, 250 ओम। अच्छा, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, मोलारिटी दे दिया है आपको 1 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार
इसका वैल्यू दे दिया है आपको 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको पूछा है मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस जो होता है, मोलर कंडक्टेंस, अच्छा मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलर कंडक्टेंस अगर मैं निकालूं यहाँ पर लैम्डा एम निकालूं तो क्या फॉर्मूला होता है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। तो पहले हमको कप्पा निकालना पड़ेगा, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा G इंटू जी स्टार इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। यानी कि आपको कंडक्टेंस से अगर आप सेल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है? कंडक्टिविटी आ जाता है। अच्छा, कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? कंडक्टेंस होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ वैल्यू, यहाँ पर मैं अगर आपका वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1/250। अच्छा, जी स्टार का वैल्यू दिया हुआ है 1.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, तो आपको 1 ही दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? 250,000 जाएगा, ये होगा 4, ये 4 इंटू 1.5 यानी कि 4.6। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.6, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या सवाल दिया है कि कोबाल्ट जो है आपका कोबाल्ट +2 के साथ है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, और आपका ये सॉल्ट ब्रिज आया, फिर कोबाल्ट +2 आपका जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 आपका कोबाल्ट के साथ। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये एक सवाल जो है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में हम दोनों कैथोड एंड एनोड में सेम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको पता होगा जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उस केस में आपका E0 सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वही आपका इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही आपका इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव में, वही उसका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। तो ओवरऑल ही आपका डाटा E0 सेल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपको पूछा है डेल्टा जी के बारे में, तो E0 सेल अच्छा E0 सेल अगर 0 हुआ तो उस केस में आपका डेल्टा G0 भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा जी आपको पता होता है डेल्टा G0 प्लस RT ln QC होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln QC। अच्छा, ये तो आपका 0 हो गया, ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया। तो यानी कि जो डेल्टा जी होगा वो क्या हो जाएगा? RT ln। अच्छा, QC होता है क्या? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसमें अगर हम लिखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कोबाल्ट। अच्छा, ऑक्सीडेशन कोबाल्ट आपका जा रहा है कोबाल्ट +2 में, ये जा रहा है कोबाल्ट जो आपका सॉलिड स्टेट में है, ये जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C1। अच्छा, उसी तरह रिडक्शन किसका हो रहा है? कोबाल्ट +2 जो है, अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 दिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C2। अच्छा, कोबाल्ट +2 जो है जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 दिया हुआ है, कोबाल्ट +2 जो है जो C1 दिया हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में जा रहा है? कोबाल्ट सॉलिड में। ये कहाँ पे हो रहा होगा? ये आपका हो रहा होगा कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है? ये आपका एनोड का है, रिडक्शन हो रहा है आपका कैथोड में। तो अगर हम इसका ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कोबाल्ट जो कि सॉलिड स्टेट में है, कोबाल्ट +2 के साथ रिएक्शन करेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, तो ये बनाएगा CO+2 जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C2 प्लस कोबाल्ट सॉलिड। तो हम यहाँ पर जो QC होता है रिएक्शन क्वेश्चन में, हम तो सॉलिड को नहीं लेते हैं, जो भी लेंगे क्या लेंगे? आपका एक्वस वाला चीज़ है या गैस वाला चीज़ है? तो एक्वस आपका CO+2 है प्रोडक्ट वाला साइड में या आपका रिएक्टेंट वाला साइड में, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि RT ln। यहाँ पर प्रोडक्ट वाला साइड में है कौन? कोबाल्ट +2 C2 कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिवाइडेड बाय C1। क्लियर? तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा है कि आपका डेल्टा जी जो है नेगेटिव, कब डेल्टा जी नेगेटिव होगा? नेगेटिव मतलब ये बेसिकली बताना चाहता है रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। ये जो चीज़ें हैं इसको आपको नेगेटिव करना है। इसको आपको नेगेटिव करने के लिए ये ओवरऑल टर्म आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये ओवरऑल टर्म आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूँ
RT-LnC2/C1 कब नेगेटिव होगा? अच्छा, ये तभी नेगेटिव होगा जब ये वाला टर्म, ये तो पॉजिटिव दोनों टर्म है, यानी कि आपका होना चाहिए LnC2/C1 आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये कब नेगेटिव होगा? जब ये ln में आपका ln किसका वैल्यू नेगेटिव होता है? ln में आपका किसका वैल्यू नेगेटिव होता है? अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कब नेगेटिव होगा? जब आपका C1 का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? C2 का वैल्यू से। ठीक है, क्यों? अरे अगर यहाँ पर C1 का वैल्यू C2 से ग्रेटर होगा तभी तो जाके ये वाला वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर, समझ में आया ये वाला चीज़ें? या फिर इसको अगर हम ऐसे बोलें, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व कर दें, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि ln को हम ऐसे कर लेते हैं 2.303 log C2/C1 आपका नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, 2.303 log C2/C1 आपका नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर इसको हम नेगेटिव में ला रहे हैं तो ये तो आपका एक नॉर्मल कांस्टेंट है, तो log का कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है? अगर log 1 का वैल्यू आपका होता है 0, log 1 के ऊपर जितना भी होता है वो होता है पॉजिटिव, और log 1 के जितने वाला टर्म होता है आपका नेगेटिव। तो ये नेगेटिव होने के लिए, ये वाला टर्म आपका नेगेटिव होने के लिए C2/C1 आपका लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर लेस देन 1 होगा तो उस केस में आपका C2 क्या हो जाएगा? लेस देन C1 हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 अगर देखोगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल शो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पहले हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप में लाई करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ स्कैंडियम, स्कैंडियम प्रेजेंट होता है ग्रुप 3 में, और जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या? +3। अच्छा, उसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ जिंक के बारे में, जिंक आपका ग्रुप 12 में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होता है। क्यों? क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4s0 3d10, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2, या इसी का ये ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ ऑस्मियम के बारे में, ऑस्मियम, ऑस्मियम जो होता है वो आयरन वाला ग्रुप में होता है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, ये होता है आपका ग्रुप नंबर 8 में। तो ग्रुप नंबर 8 में इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8। ठीक है, और उसी तरह अगर मैं आपको मैंगनीज बोलूँ, मैंगनीज आपका ग्रुप 7 में होता है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 होता है। तो 7 यहाँ पर अगर देखोगे ग्रुप 7 में इनका हो जाएगा 4s2 3d5। तो यहाँ पर आपका 7 इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर सकता है, तो यानी कि इसका भी हो जाएगा क्या? +7। तो आप सिंपली क्लियरली आप देख पा रहे होगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका आया है? आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है ऑस्मियम का। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है? CH3 CH2 OH, इसमें PCC डाला, PCC डालेंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CHO में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो अब इसमें क्या लगा, बोल रहा है रिएजेंट डालने से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? तो आप बोलोगे CH3 CHOH CH2 CHO, यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये तो एल्डोल प्रोडक्ट है, ध्यान रहे, एल्डोल बोला, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोला, बीटा हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो आपके पास है ये एल्डोल प्रोडक्ट कहलाता है। तो एल्डोल प्रोडक्ट बना, यानी कि ये जो रिएजेंट है इसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो रिएजेंट क्या होना चाहिए बताओ? अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, कंडेंसेशन नहीं बन रहा है, एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, कंडेंसेशन में हीट दिया रहता है। तो अगर ये डबल बॉन्ड बन जाता है OH और H के बीच में यहाँ पे, तो क्या बोलता है? एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, लेकिन अभी एल्डोल बना है। तो आप क्या ढूंढोगे कि आपके पास क्या होना चाहिए? NaOH या KOH एक्वस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो रिएजेंट जो है ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट NaOH। तो आप बोलोगे 76 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में अगर आप देखोगे तो आपसे दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें डाला गया है Hg2+ और आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और 333 केल्विन। तो इससे क्या बनता है? यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पर क्या आ जाएगा? OH, है कि नहीं। अब क्या होगा यहाँ से आपके पास बताओ, ये क्या करेगा? आपके पास यहाँ से टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, और टॉटोमराइजेशन होगा तो क्या होगा? ये H यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? CH3
सी डबल बॉन्ड हो और इधर क्या बन गया H, ये बन गया। अब बोल रहा है इसमें क्या डाला गया फिर से OH माइनस और हीट, OH माइनस और हीट डालोगे तो क्या होगा, फिर देखो एल्डोल कंडेंसेशन वाला टाइप का क्वेश्चन बन गया ये भी। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा, ये अटैक करेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे खुद पे ही, तो क्या बन जाएगा बताओ, जिस पे अटैक किया उस पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल OH और H, और जिसने अटैक किया उसको लिख दो यहाँ से CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, बोलता है ए जो है वो एसिटल्डिहाइड है, जो ए है वो एसिटल्डिहाइड है, इसको ए माना है, ये ए माना है, ये तो इंटरमीडिएट बना था ना, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड है। बताओ एसिटल्डिहाइड है क्या ये, बिल्कुल बात सही है। पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है इनकरेक्ट पूछा है। बी बोल रहा है इथेनॉल है, बी क्या है आपके पास, इथानॉल है, बी किसको माना है, बी प्रोडक्ट को माना है, यानी बी बोल रहा है इथेनॉल है, क्या ये इथेनॉल है, नहीं बिल्कुल गलत बात है, तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए। बोल रहा है बी जो है एल्डोल कंडेंसेशन है, बिल्कुल सही बात है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस और हीट है, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। फिर बोल रहा है बी जो है वो बन रहा है CH3CH, ये जो है ये मैंने अभी हीट नहीं दिया था, ये एल्डोल बना, अब इसको हीट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दो, क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, ये कंडेंसेशन हुआ, ये एल्डोल प्रोडक्ट जैसा मैं पहले भी बोल रहा था। तो ये एल्डोल बना, फिर हीट है तो एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाएगा, यानी ये जो है बेसिकली ये आपका बी है, और ये बी जो है ये क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन है, और ये बन रहा है। तो आप बोलोगे सब सही है एक्सेप्ट बी इथेनॉल गलत है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, 77 का आंसर जो है वो बी निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। अच्छा कॉन्जुगेट बेस पूछा, यानी कि यहाँ पर NH3 को वो एसिड की तरह ट्रीट किया है। अगर NH3 आपका एसिड होगा, किसी का कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं, अगर वहाँ से H+ चला जाएगा, अगर आप एसिड NH3 को एसिड की तरह ट्रीट करोगे तो वो जब H+ को लूज करेगा वो आपका बनाता है कॉन्जुगेट बेस, यानी कि NH2-, ये आपका क्या बना देगा, कॉन्जुगेट बेस, ये आपका बना देगा कॉन्जुगेट बेस, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, NH2-। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लियर। तो उसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 79 बोलूं तो यहाँ पर बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट Ni+2। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल का क्या होगा, अगर आप लिखोगे इसका आएगा क्या, आर्गॉन 18, उसके बाद आएगा 4s2, उसके बाद आता है 3d8, ये होता है निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको निकालना है पहले निकेल +2 का, तो निकेल +2 में आपको अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा आर्गॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3d8। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट किसके वजह से आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप 3d8 को लिखोगे, अगर आप यहाँ पर 3d8 को लिखोगे तो 3d8 को कैसे लिखा जाएगा, 3d8 आपका d जो होता है वो स्प्लिट होता है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 ऑर्बिटल। तो d में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √n × n+2 बोर मैग्नेटम, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, तो 2 × 4 यानी कि √8 बोर मैग्नेटम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी, क्लियर। ठीक है, पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दैट फॉर्मूला, आसान। क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग गिव्स स्मेल ऑफ रोटेन एक्स स्मेल। रोटेन एक्स स्मेल एक ही चीज का होता है, कभी भी ये सवाल आता है रोटेन एक्स स्मेल, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा H2S के वजह से ही आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के वजह से। तो अगर यहाँ पर सल्फाइड गैस का इमिट हुआ S-2 सल्फाइड गैस का इमिट हुआ तो यही होता है आपका रोटेन एक्स स्मेल। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा आपका सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या दिया है, बेंजीन है और यहाँ क्या है CH3Cl है और AlCl3। बताओ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो अल्काइलेशन है तो क्या होगा, ये जो CH3Cl है ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ से क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा CH3Cl पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ CH3+। तो यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है,
ये जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पे कौन जुड़ गया, CH3, राइट। ये बन गया, ये आपका A है। फिर क्या बोल रहा है, इस A को, A जो बना है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर ये जो A बना है आपके पास, ये बन गया टॉलिन, इसमें डाला गया KMnO4H+। अगर आपके पास क्या है, आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो और अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या सिखाया जाता है, ये टॉलिन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। तो ये बन गया B। अब इसमें अगर आप सोडा लाइम प्रोसेस कराओगे तो सोडा लाइम प्रोसेस में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तो ये बन गया। आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है। बोल रहा है ए टॉलिन है क्या, ए टॉलिन है, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ ए इज डी कार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए जो है वो क्या है, एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बताओ ए का फॉर्मेशन क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, यानी यही गलत बात है। बोल रहा है बी बेंजोइक एसिड है, बी बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेशन ऑफ ए इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ए इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सही बात है। तो गलत कौन है बताओ। आप बोलोगे सर फॉर्मेशन ऑफ ए इज डी कार्बोक्सिलेशन, जबकि फॉर्मेशन जो बी से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है वो डी कार्बोक्सिलेशन। तो आप क्या बोलोगे, बी जो है सर ये बिल्कुल गलत बात है, यानी 81 का बी जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में अगर आप देखोगे तो आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें क्या डाला है, रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब का अगर आप यूज़ करते हो तो इससे क्या हो जाएगा बताओ, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजीन। फिर इसमें क्या बोला है, ये जो बना है इसका नाइट्रेशन कराए। बताओ नाइट्रेशन कराएंगे तो कौन जुड़ता है, NO2। तो इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब ये नाइट्रोबेंजीन बना तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बार डाला SNHCl यानी रिडक्शन कराया, ये क्या बन जाएगा बताओ, एनिलीन बन जाएगा, राइट। या फिर दूसरी बार बोल रहा है कि इससे जो बना है, ये जो आपके पास क्या है, ये जो बना है ये क्या था, x माना है, इसको मान लेते हैं x है, ठीक है। ये वाला जो है आपके पास जो बना है इसको माना है y है, ठीक है। फिर SNHCl जो लिया इसको माना है m है, और ये जो बन रहा है यहाँ से इसमें भी क्या बनेगा बताओ, क्या लिया है, FeHCl। तो ये भी तो रिडक्शन ही कराएगा, तो दोनों रिडक्शन कराएंगे तो NO2 से किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में। तो जो m है और जो n है वो तो सेम ही है। तो आपसे पूछा रिलेशन बिटवीन m एंड n, बताओ दोनों ही क्या है, सेम है, यानी आइडेंटिकल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 82 का बी जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहे हैं, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है, MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस, और आपको ये दे रहा है NO3 माइनस प्लस Mn+2। तो देखो अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 माइनस कैन बी ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, कि यानी कि 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस कितना NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। MnO4 माइनस एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो एसिडिक मीडियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। तो ये एसिडिक मीडियम में +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि अपना आपका रिडक्शन करके दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि NO2 माइनस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। तो यानी कि इसका वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आपको बोला है कि कितना मोल आपको चाहिए होगा। अच्छा मोल तो आपका चेंज हो सकता है, इसको बिना बैलेंसिंग में कैसे सॉल्व कर सकते हो, इक्विवेलेंट, यानी कि सिंपल चीजें अगर आप देखोगे 1 इक्विवेलेंट जो है MnO4 माइनस 1 इक्विवेलेंट ऑफ NO2 माइनस को आपको न्यूट्रल मतलब ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट आपको पता कैसे चलेगा कितना इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NO2 माइनस। तो ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, और सिमिलरली इसका क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसका, NO2 माइनस का इनटू इसका n फैक्टर। तो n फैक्टर कैसे निकालते हैं, कितना वो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज किए हैं। अच्छा इसका +7 था, हो गया क्या +2, यानी कि इसका n फैक्टर कितना चेंज कितना हुआ है, 5 का, इसका चेंज हुआ है कितना 2 का, +3 से +5, ये +7 से +2, यानी कि इसका नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया हुआ है 1 मोल MnO4 माइनस का, MnO4 माइनस का दिया हुआ है 1 मोल। इसका n फैक्टर हमने निकाला कितना, वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला 5। अच्छा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 माइनस, NO2 माइनस को हमको निकालना है, ये हो गया x। अच्छा n फैक्टर ऑफ NO2 माइनस, NO2 माइनस का n फैक्टर हमने निकाला था 2, तो यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे x आ जाएगा क्या 5/2 2/2.5। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया बी, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो गया क्या आपका बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 84।
ये बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज नॉट एक्ट एज ए बफर। बफर की तरह काम कौन नहीं करता है? बफर आपका दो तरीके का होता है, एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर। ये आपका दो तरीके का होता है, एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा? एसिडिक बफर में आपको लेना पड़ता है क्या? वीक एसिड के साथ वीक एसिड लेना पड़ेगा और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, उसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा। सिमिलरली बेसिक बफर कैसे बनता है? वीक बेस के साथ प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, पहला वाला ऑप्शन में H3PO4 वीक एसिड और उसी का NaOH के साथ सॉल्ट बना दिया है Na2PO4। उसी तरह दूसरा ऑप्शन में HCN वीक एसिड, उसी के साथ उसका सॉल्ट बना दिया है KCN। उसी तरह थर्ड ऑप्शन में CH3COOH एक वीक एसिड, उसी का सॉल्ट दे दिया है CH3CO ने। लेकिन अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे H2SO4 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपका कभी भी बफर नहीं बना पाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी बफर नहीं बना पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 84 का आंसर आपका हो जाएगा डी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि H2SO4 के साथ NaHSO4, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका सॉल्ट के साथ मिलकर बफर नहीं बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा है एनिलीन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एनिलीन और वाटर को अगर सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशंस। इस तरह के क्वेश्चंस मैं बार बार दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस हो सकते हैं। तो आपको हमेशा मैंने बोला है एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स किस में यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। आपको उसका प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार ANTS में यूज़ किए हैं। तो आप बोलोगे 85 का जो है और बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर आप देखोगे तो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। आपके पास है सेलुलोज, प्रोटीन, RNA। ठीक है, तो बताओ सेलुलोज मतलब क्या है? सेलुलोज आप बोलोगे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है एक तरह। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है? आप बोलोगे सर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो 1 का जो है वो मैच करना चाहिए ए से। राइट, फिर प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है सर? प्रोटीन में हम लोग देखते हैं अमाइड लिंकेज बनता है ना। हम लोग का प्रोटीन में क्या देखते हैं? अमाइड लिंकेज बनता है। तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन में सी हो जाएगा सर। 2 का जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 का सी हो जाएगा। और RNA में क्या बनता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है। तो आप क्या बोलोगे? 3 का बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा। तो आप बोलोगे ACB ऑप्शन ढूंढेंगे सर। तो ACB किस में दिख रहा है? ACB ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो ये 87 क्या बोल रहा है? एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व 2 रिएक्टिंग स्पेसीज। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व है। द रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेट मान के चलते 2 रिएक्टिंग स्पेसीज हम मान लेते हैं A एंड B। हमने 2 रिएक्टिंग स्पेसीज ले लिया A एंड B। तो पहला वाला रिएक्टिंग स्पेसीज जो है वो क्या बोला है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम। लेट मान के चलते पहला वाला A के साथ इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? इसका स्क्वायर के साथ। और क्या बोला है? और दूसरे वाले के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर वन, यानी कि जो रेट है वो B के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पूछा है ओवरऑल द ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? R जो होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A का स्क्वायर इंटू B टू द पावर -1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, B के रिस्पेक्ट में -1 है। तो ये इसको हम ऐड कर देंगे सिंपली और आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज 8 जूल। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है वो क्या होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि सिस्टम कुछ काम कर रहा है। तो जब सिस्टम कुछ काम करेगा उसका एनर्जी डाउन होगा, तो वहां पर एनर्जी आपका वर्क डन जो आएगा उसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, यानी कि वर्क डन आपका दिया हुआ है -8 जूल। अच्छा, when 40 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट। अच्छा, जो सिस्टम है वो 8 जूल का वर्क डन किया है, बस उसके बदले उसको हमने 40 जूल ऑफ हीट भी सप्लाई की है, यानी कि Q का वैल्यू जो है वो आपका 40 जूल है, क्योंकि उसको सप्लाई हुआ है, उसको एनर्जी मिला हुआ है, तो वो 40 जूल प्लस में आ जाएगा। और पूछा क्या है
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपको पूछ लिया है डेल्टा यू, और आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना -8 यानी कि 32 जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में अगर हम लोग देखें तो आपके पास है CH3CN। इसमें आपको बोला गया है पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं साइनाइड का तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमाइड का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमाइड में। और अगर कंप्लीट कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर लिखा है पार्शियल तो पार्शियल कराना है, नहीं लिखेगा तो हमेशा कंप्लीट लेकर चलेंगे। फिर क्या बोला है आपके पास? Br2KOH यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बोल रहा है, 1 डिग्री अमाइड है, Br2KOH है। तो आपको क्या करना है? इसको उड़ा दो बस सिंपल। तो क्या बन जाएगा? CH3NH2 ये बन गया। अब बोल रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया? ये 1 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। इसमें बोला क्लोरोफॉर्म और प्लस क्या डाला? KOH। तो बताओ क्लोरोफॉर्म और KOH 1 डिग्री अमाइन है, तो बताओ क्या होगा? कौन सा रिएक्शन है ये? आइसोसाइनाइड टेस्ट है। क्या है? कार्बन एलिमेंट टेस्ट या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या बन जाएगा ये बताओ? CH3NC में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? ABC। तो A जो है ये क्या हो जाएगा? CH3CONH2, CH3CONH2, CH3CONH2 दो ऑप्शन में है, ठीक है। फिर क्या है? CH3NH2, तो CH3NH2 दोनों में है, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है? C आपके पास CH3NC, CH3NC, B में CH3CN है, C में CH3NC है। तो ऑप्शन नंबर C जो है अपना करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। अगर आप क्वेश्चन नंबर 90 में देखोगे तो आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन 1 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। किसमें एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? तो इसमें चेक करने का तरीका सीधा सिंपल है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो अकॉर्डिंग टू MOT। तो मैं किसी दो का बता देता हूँ, आप समझ जाओगे कैसे चेक करना होता है। आप चारों का चेक कर सकते हो उस तरह से। जैसे O2 है सपोज, तो O2 में क्या होगा? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। और इसमें कोई sp मिक्सिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो आप बोलोगे नो sp मिक्सिंग, कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। कोई sp मिक्सिंग नहीं होगी। और अगर कोई sp मिक्सिंग नहीं होगी तो कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन? लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब मिक्सिंग हुई है, तो मिक्सिंग हुई है तो बताओ कौन आएगा? आप बोलोगे सर पहले कहाँ चला गया? मिक्सिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो क्या होगा? सिग्मा कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा। तो क्या आएगा बताओ? सिग्मा 2p z कितना 2। फिर क्या आएगा? पाई 2p x बराबर पाई 2p y हो जाएगा। इसमें दो आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा बताओ? पाई 2p x स्टार बराबर पाई 2p y स्टार आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8, 2 10, 2 12, 2 14। तो एक एक बचा, तो एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा, राइट। अब बताओ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, है कि नहीं? बताओ यहाँ से क्या बन जाएगा? सिग्मा। कितने सिग्मा बन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2/2 एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो एक इसमें सिग्मा बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आएंगे तो बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो 4 - 2 2, तो 2/2 ये कितना आ गया? 1। तो एक क्या बन जाएगा? पाई। तो अगर आप O2 की बात करोगे तो O2 में एक क्या होगा? सिग्मा और एक क्या होगा? पाई, ठीक। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। तो आप बोलो एक सिग्मा और एक पाई है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? मोर देन 1 पाई बॉन्ड। तो इसमें एक ही है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा अगर मैं देखूँ आपके पास C2, तो अगर मैं C2 में चेक करके बताऊँ तो आप बोलोगे C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसमें मिक्सिंग हुई? आप बोलोगे हाँ, नहीं हुई या हुई? आप बोलोगे सर कार्बन में तो इसमें मिक्सिंग होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी का डिफरेंस 2s और 2p के बीच का कम होता है, तो इस पर मिक्सिंग होगी। और इस पर मिक्सिंग अगर होगी तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सर? सिग्मा ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब कौन आएगा बताओ? अब आएगा कौन? इस पर मिक्सिंग हुई तो पहले कौन आएगा? पाई। तो पाई 2px बराबर पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 तो हो गए, बचे कितने? 4। तो 2 इसमें 2 इसमें, तो बताओ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4। एंटी बॉन्डिंग तो पाई वाला है ही नहीं, तो 4 - 0/2 यानी 4/2 यानी वैल्यू 2। यानी कि C2 में दोनों के दोनों कैसे होंगे? पाई बॉन्ड्स होंगे। कैसे होंगे? दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स होंगे अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT। तो आप क्या बोलोगे? मोर देन 1 इसी में आ रहा है, तो 90 का ऑप्शन जो है वो C आ जाएगा। P4 नहीं हो सकता, क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ। क्योंकि P4 जो होता है वो इस तरीके का टेट्रा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता है ना। और इसमें सारे बॉन्ड कैसे होते हैं? सिग्मा, और इन सब पे क्या है? इस तरह से टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, और ये लोन पेयर होता है, तो ऐसा दिखता है। तो इसमें सारे सिग्मा है, इसीलिए वो आंसर हो नहीं सकता। B2 का एज इट इज़ जैसे मैंने बताया, आप वैसे चेक कर लो तो अपना आंसर निकल के क्या आता है? 90 का जो है वो C निकल के आएगा, ठीक है। आप B2 का चेक कर लेना, जैसे मैंने बताया आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपका एग्जाम अच्छा किया होगा और आपने पेपर में अच्छा स्कोर किया होगा। तो अब जैसे कि NTS का आपका टोटल फुल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है,
तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी और आपने अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि अब टाइम आपके पास जो टाइम है वो एकदम बचा नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है। तो आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है, वो आप फटाफट से देख लो और प्रेशर में मत आओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओ, क्योंकि आपने जो साल भर की मेहनत की है वो अब आपके रंग लाने वाली है, आपकी मेहनत जो है वो पूरी होने वाली है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।